दोस्तों 30 मई 2020 को नासा और स्पेस एक्स मिलकर एक नया इतिहास बना चुके हैं, जहां नासा अपने 2 एस्ट्रोनॉट को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। वे जो 2 एस्ट्रोनॉट थे उनके नाम रॉबर्ट बेंकेन और डग हार्ली है, जो कि वो 24 घंटे का सफर अब वो ISS पे पहुंच भी हैं। वैसे तो ये मिशन 27 मई को होने वाला था, लेकिन कुछ खराब मौसम की वजह से इसे डिले करना पड़ा। दोस्तों आप लोगों के कई ऐसे कमेंट्स आ रहे थे जो कि मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि आखिर ये क्रू ड्रैगन है क्या, इसके मिशन का नाम डेमो 2 मिशन क्यों रखा गया, आखिर ये इलोन मस्क है कौन, आखिर नासा स्पेस एक्स की मदद क्यों ले रहा है, आखिर क्यों नासा 9 साल तक रशिया पे रॉकेट पे डिपेंडेंट रहना पड़ा। नासा के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और फंड की तो कमी भी नहीं है, और नासा यहाँ तक तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट भेजे जाने का रिकॉर्ड भी बना चुका है। और रहा सबसे मेन सवाल, आखिर इसरो को इलोन मस्क से क्या सीख लेनी चाहिए। मैं सभी आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ एक नए ऐतिहासिक सफर पे। दोस्तों बात करते हैं इलोन मस्क की, जो कि उन्हें रियल लाइफ टोनी स्टार भी कहते हैं। टोनी स्टार से याद है, क्या आपने आयरन मैन 2 मूवी में इलोन मस्क के कैमियो को नोटिस किया था? अगर किया है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इलोन मस्क अकेले एक ऐसे इंसान है जो अगर मैं कहूँ कि वो अकेले सभी देशों की स्पेस एजेंसी चलाने की क्षमता रखते हैं तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, फार साइटेड, फ्यूचरिस्टिक और बैरियर फ्री थिंकिंग सोच रखने वाले इंसान हैं। 3 बार रॉकेट फेलियर आने के बावजूद भी चौथे अटेम्प्ट में आखिरकार रीयूजेबल रॉकेट पर अपनी सफलता दिखाई दी। ये जो उन्होंने ये काम किया था ये किसी भी अब तक स्पेस एजेंसी ने भी नहीं करके दिखाया है। वैसे तो ये मैं बस आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इलोन मस्क के ऊपर मैं फुल बायोग्राफी वीडियो लेकर आपके सामने बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो बस उस वीडियो का इंतज़ार करना। दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्रू ड्रैगन की। दोस्तों फैल्कन 9 रॉकेट की तरह यह भी एक रीयूजेबल कंपोनेंट है। यह स्पेस क्राफ्ट पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, मतलब इसे अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए एस्ट्रोनॉट को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑटो पायलट में होता रहेगा ताकि एस्ट्रोनॉट अपना सारा फोकस अपने मिशन पर कर सके। यह क्रू ड्रैगन बाहर अपने 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपरी हिस्सों को कैप्सूल और निचले हिस्से को ट्रंक कहते हैं, जिसमें 16 पैनल भी लगे होते हैं, जिससे स्पेसक्राफ्ट को नई ऊर्जाएं मिल पाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एस्ट्रोनॉट बैठे हुए रहते हैं। इसके अंदर बहुत ही हाई टेक सीटिंग अरेंजमेंट, टच स्क्रीन और मिशन में इस्तेमाल जरूरी चीज़ें मौजूद है। हालांकि ये स्पेसक्राफ्ट 4 लोगों को एक साथ ISS ले जा सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था ये एक डेमो मिशन है, इसलिए इसे 4 की जगह 2 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, जो कि मैंने आपके नाम भी बता दिए हैं, रॉबर्ट बेंकेन और डग हार्ली। अगर आप गौर से नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोनॉट ने जो स्पेस सूट पहना है वो नॉर्मल सूट से काफ़ी हल्का और अलग दिख रहा है। अब ये कितना अच्छे से काम करेगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बोला था नासा लगभग पिछले 10 सालों से कोई भी प्रॉपर मैन मिशन अपनी तरफ से नहीं कर रहा था, और 2011 के बाद USA ने जितने भी एस्ट्रोनॉट को ISS पे भेजा था उसमें वो पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था। 2011 से लेकर 2019 तक नासा को अगर किसी एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पर भेजना होता तो उन्हें रशिया की स्पेस एजेंसी सोयूज रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ा, और एस्ट्रोनॉट को स्पेस से भेजने के लिए रशिया नासा से $86 मिलियन चार्ज करते थे। और उस समय से लेकर अब तक नासा ने कुल 38 अमेरिकन को स्पेस पे भेज चुका है, यानी पिछले 10 सालों में नासा को $3.2 बिलियन खर्च करना पड़ा इन एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पे भेजने के लिए, जो इंडियन रुपीज़ में 24,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि टेक्नोलॉजी से लेकर फंडिंग तक हर चीज़ में नासा तो रशिया से आगे है, तो फिर भी और रशिया पे डिपेंडेंट क्यों होना पड़ा? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय के पीछे जाना होगा। यह समय था 5 जनवरी 1972, जब नासा ने पहली बार अपना स्पेस शटल प्रोग्राम को लॉन्च किया, और तब से लेकर 2004 तक नासा एक ही तरह का स्पेस शटल का इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट को स्पेस पे भेजता था। अब आप इसमें रॉकेट की जगह हमारे नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से कंपेयर करके देख लो। 70s के समय जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होते थे उसे हम आज भी इस्तेमाल करें तो कैसा लगेगा? तो इसलिए साल 2004 में अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम
अब काफ़ी पुराना और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है और इसे सन 2010 में बंद करके नई टेक्नोलॉजी की मदद से एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। इस समय नासा को यह एहसास हुआ कि नई टेक्नोलॉजी बनने और स्पेस शटल के प्रोग्रामिंग के बीच और स्पेस शटल की रिटायरमेंट के बीच लगभग 4 सालों का गैप नज़र आ रहा था, क्योंकि ऐसे मॉडर्न रॉकेट बनने के लिए काफ़ी समय लगता था। लेकिन इसी बीच यूएस गवर्नमेंट ने नासा को जो रॉकेट बनाने में फंडिंग प्रोवाइड करी थी वह सफिशिएंट नहीं था और नासा अपनी फंड बढ़ाने के लिए सरकार को रिक्वेस्ट किया। तो फंड बढ़ाने की रिक्वेस्ट के बाद नासा और यूएस गवर्नमेंट के बीच कुछ मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिक्स के चलते ये डेट और भी बढ़ने लगी और नासा इतने लंबे समय तक रहने के लिए रशिया पे डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अंत में नासा अपने स्पेस एक्स के नए रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी दी, जिसके लिए स्पेस एक्स को $1 बिलियन यानी 60,000 करोड़ की फंडिंग दी गई। और इसके बाद क्या हुआ यह तो आपके सामने ही है। 27 मई 2020 को खराब मौसम के चलते इसे डिले कर दिया गया था, लेकिन 30 मई को क्रू ड्रैगन सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। तो लॉन्च होने के कुछ ही देर बाद फैल्कन ने रॉकेट से क्रू ड्रैगन से अलग हो गया। अंतरिक्ष में क्रू ड्रैगन के पहुंचने के बाद फैल्कन 9 वापस धरती पर लैंड करेगा। तो वहीं दूसरी तरफ क्रू ड्रैगन अगले 24 घंटे के अंदर ही आईएसएस में पहुंच जाएगा। आईएसएस से पहुंचने के बाद क्रू ड्रैगन में मौजूद एस्ट्रोनॉट अंदर के टच स्क्रीन में टेस्टिंग करेंगे, ताकि अगर गलती से भी क्रू ड्रैगन को ऑटोमेटिक सिस्टम खराब हो जाए तो एस्ट्रोनॉट टच स्क्रीन की मदद से कंट्रोल कर सकेंगे। टेस्टिंग के बाद ये एस्ट्रोनॉट आईएसएस में 110 दिन तक रहने वाला है और फिर वापस आते समय क्रू ड्रैगन में मौजूद ट्रंक स्पेसक्राफ्ट से अलग हो जाएगा, क्योंकि लौटते टाइम उसका कोई भी काम नहीं बचा होगा। और उसके बाद क्रू ड्रैगन धरती के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते ही इसमें लगे मार्स 3 पैराशूट ओपन हो जाएगा और ये 2 एस्ट्रोनॉट के साथ सक्सेसफुली अटलांटिक महासागर में लैंड करेगा और इसी तरह से स्पेस मिशन को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, अब आते हैं अपने मेन सवाल पे, आखिर इसरो को एलोन मस्क से क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल, इसलिए मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। इसमें आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना। दोस्तों, बाकी स्पेस एजेंसी के मुताबिक, खुद मेरे मुताबिक भी इसरो लिमिटेड काम कर रही है, यानी गवर्नमेंट के फंड्स, इसलिए हमारे हिसाब से इसरो बड़ा स्लो काम कर रहा है। अगर इसरो को भी कुछ बड़ा करना है तो उसे भी एक प्राइवेट कंपनी खोल लेनी चाहिए। जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंडिया के पास भी अपना एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है। वो कितना सक्सेसफुल हुआ है ये तो अभी मेरे नॉलेज में नहीं है। अभी सरकार इसे स्पेस को चलाने का भी मंजूरी नहीं दी है। ये क्यों नहीं दी है इसके बारे में मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ जो कि उन्होंने स्पेस एजेंसी को खोलना था। कुछ यही बातों कर ये भी और डिले होते जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूँ कि इसरो बहुत ही लिमिटेड काम कर रहा है, जैसे मैंने उनको बताया था। अगर इसरो को भी कुछ ऐसा करना है तो इसको करना ही होगा प्राइवेट मैन मिशन। अब जैसे कि ये सब बहुत डिले हो रहा है तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता ये कब तक ये होगा। दोस्तों, मैं भूल नहीं सकता कि भारत एक ऐसा देश था जो पहली बार मंगल पर पहुंच गया था, लेकिन कितने सालों बाद। यहाँ नासा तो कितने सारे रोवर भी भेज चुका है और हम सिर्फ एक ऑर्बिटर भेज चुके हैं। माना कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप एक साइंस की नज़र से देखें तो ये बहुत उतनी बड़ी बात है नहीं जितनी आपको लगती। फिर भी इसरो नासा से बहुत ही पीछे है। दोस्तों, गगनयान में क्या हो रहा है वो तो हमें पता है नहीं। वैसे तो इसका जो डेट था 2022 को लॉन्च करना था, वो तो मुझे भी ये भी नहीं लगता कि ये कोरोना के चलते ये भी और आगे लॉन्च हो पाएगा। दोस्तों, गगनयान का एस्ट्रोनॉट जो जाने वाले थे उनका तो हमें नाम भी नहीं पता। कम से कम हमें नाम तो रिवील कर देते। यहाँ नासा तो जो भी मिशन करती हर चीज़ का एक ट्विटर अकाउंट बना देती है ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो हमें वहाँ से अपडेट होते रहे, लेकिन इसरो तो वो भी नहीं करती। स्पेस लॉन्च जो भी रॉकेट लॉन्च होता है तो सिर्फ हमें उसका फेस दिखाया जाता है बस इंसानों का। इस रॉकेट का तो बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं जाता, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं जाता। कैमरे इतनी सारी टेक्नोलॉजी है फिर भी 480 पिक्सल में क्यों दिखाया जाता है ये तो चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं है। इसके बारे में आपकी क्या राय आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मेरा जो काम था मैंने आपको बता दिया कि आखिर यही कारण से इसरो काफ़ी पीछे है। दोस्तों, मैं इसरो से नफरत नहीं करता कि मैं भी भारतीय हूँ ना से इसरो की मुझे तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन मैं एक साइंस की नज़र से भी सब कुछ देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि आखिर क्या चीज़ सही हो रहा है, क्या चीज़ गलत हो रहा है। साइंस किसी के बराबर नहीं है। तो ये बस यही दोस्तों मैं कहना चाहता था कि यार बस अगर इसरो को कुछ करना है तो उसे बहुत ठोस कदम उठाने होंगे, उसकी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, तभी यार इसरो हमसे आगे हो पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मकसद इतना ही था। मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ही लेट हो गई है, एक हफ्ता इसे लॉन्च होने को हुआ था, ये एक हफ्ता हो गया इसे डेमो 2 को लॉन्च होते ही, और ये मैं वीडियो भी बहुत काफ़ी लेट में बना रहा हूँ। वो तो काफ़ी दिनों का काफ़ी लोग बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ
समझ सकते हो कि दोस्तों परिस्थिति कुछ ऐसी आ गई थी कि मुझे वीडियो बनानी नहीं बनी। और इस बार आपके सामने मैं वादा करता हूँ कि आपके सामने अब डिलीट नहीं होगा। आप जानते हैं हर हफ्ते मैं 1 या 2 वीडियो डाल ही देता हूँ, लेकिन ऐसे स्थिति में जो हुआ है कांड कोरोना के चलते मैं भी वीडियो नहीं बना पाया खास। और अब जो डेली आएगा वो आपके सामने वीडियो ज़रूर ले आऊँगा। आपको ये वीडियो मेरा ये एक्सप्लेन कैसा लगा है, डेमोटिवेशन के बारे में, क्रू ड्रैगन क्या है, तो इस बारे में आपको मैं क्या राय है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी चीज़ का टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर वो वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। तो बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय इंस्टा।